कभी वो दिन आएगा जब हम आज़ाद होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। यह गीत महान शहीद भगत सिंह द्वारा गाया गया था जिस दिन उन्हें फांसी की सज़ा हुई। फांसी की सज़ा 24 मार्च सन 1931 को मुकर्रर की गई थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने 12 घंटे पहले अर्थात 7 बजे शाम 23 मार्च सन 1931 को फांसी दी। इसके पीछे की वजह यह थी कि फांसी की सज़ा होने के बाद देश के कोने कोने से उनके समर्थन में आवाज़ उठने लगे थे और अंग्रेज़ों को यह डर सताने लगा था कि उन्हें जल्दी फांसी नहीं दी जाएगी तो एक भीषण हादसा हो सकता है। हिंसक से बचने के लिए उसने जल्दी आनन फानन में उन्हें फांसी पे लटका दिया। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन्हें फांसी की सज़ा देने वाला जज का क्या नाम था और उन्हें फांसी की सज़ा क्यों दी गई, फांसी देने वाले जल्लाद का क्या नाम था। इस तरह से तमाम रोचक जानकारियों को जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के द्वारा एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। वह घटना थी सॉन्डर्स की हत्या। जूनियर पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या इन भगत सिंह और इनके सहयोगियों द्वारा कर दिया जाता है, क्योंकि लाला लाजपत राय की जो लाठी से प्रहार किया गया, साइमन कमीशन वापस जाने के विरोध में जो धरना प्रदर्शन हो रहे थे, तो मिस्टर स्कॉट के नेतृत्व में पुलिस ने उन पर लाठियाँ बरसाई और स्कॉट को मारने के उद्देश्य से लाला लाजपत राय के मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने ऐसा कदम उठाया। लेकिन भूलवश मिस्टर स्कॉट की जगह सॉन्डर्स की हत्या हो गई और सॉन्डर्स की हत्या हो गई और इन्हें बाद में लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से यह जाना जाता है और इसी के आरोप में इन्हें फांसी की सज़ा हुई। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण घटना और 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा नेशनल असेंबली, जिसे आज हम संसद कहते हैं, उस पर बम फेंक दिया जाता है। बम फेंकने का मूल उद्देश्य किसी को हत्या, किसी को मारना नहीं था। गूंगी बहरी सरकार को यह ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे, क्योंकि सरकार निष्क्रिय हो चुकी थी, जनता के हित में काम नहीं कर रही थी, शोषणकारी दमनकारी नीतियाँ ला रही थी, जिसकी वजह से भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने नेशनल असेंबली पे बम फेंका। बम फेंकने के बाद उन्होंने अपनी स्वतः गिरफ्तारी दे दी। वह चाहते तो वहाँ से भाग निकलते, लेकिन एक चीज़ जानेंगे कि नेशनल असेंबली पर बम फेंकने के आरोप सिद्ध होने के लिए अंग्रेज़ को कोई गवाह नहीं मिल रहा था, तो उसने 2 मुखबिर को खरीदा। एक का नाम था सादी लाल और दूसरे का नाम था शोभा सिंह। सादी लाल और शोभा सिंह ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी, जिसके वजह से नेशनल असेंबली पर बम फेंकने के आरोप में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को पहले आजीवन कारावास की सज़ा हुई। फिर लाहौर षड्यंत्र केस चला और उसमें कुछ भारतीय गद्दार, जिसे हम हंसराज वोहरा के नाम से जानते हैं, अगर हंसराज वोहरा ना होता तो भगत सिंह को फांसी की सज़ा ना होती, उन्हें उम्र कैद मिलता और वो भी बटुकेश्वर दत्त की तरह काला पानी की सज़ा काटते या फिर वापस चले आते। लेकिन यह अंग्रेज़ों का चटुकार था और इसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दे दी। और इससे जब जज ने पूछा, उस जज का नाम, जो भारतीय जज थे, जस्टिस आगा हैदर। अब पहले हम अंग्रेज़ों ने एक ट्रिब्यूनल का गठन किया, ट्रिब्यूनल एक कमेटी बनाई और उसमें जस्टिस जेसी हिल्टन की अध्यक्षता थी और जस्टिस आगा हैदर और अन्य
सहयोगियों द्वारा एक कमेटी अंग्रेज़ों ने बनाई ताकि दुनिया के नज़र में यह ना लगे कि हम निष्पक्ष न्याय नहीं करते हैं, इसलिए भारतीय जस्टिस को रखा गया था मुकदमे की सुनवाई के लिए भगत सिंह के खिलाफ। लाहौर षड्यंत्र केस जो चल रहा था उसमें उस भारतीय जस्टिस का नाम था जेसी आगा हैदर और उस ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता कर रहा था जेसी हिल्टन। जेसी हिल्टन अंग्रेज़ न्यायाधीश था और जब यह मुखबिर हंस बोहरा को बुलाया गया तो इसने कहा कि भगत सिंह जिस समय गोली चलाए थे उस समय वह खाकी कलर का शर्ट पहने हुए थे। तब जस्टिस आगा हैदर ने पूछा कि तुम बताओ कि कल मैं किस कलर का शर्ट पहना था, तो उसने धड़ल्ले से झूठा जवाब दे दिया कि आपने नीले कलर का शर्ट पहना था। तब आगा हैदर ने बताया कि बेवकूफ़, मैं नीले कलर का शर्ट पहनकर कोर्ट में आता ही नहीं हूँ, क्योंकि कोर्ट की जब कार्रवाई होती है तो हमेशा मैं सफ़ेद शर्ट पहनता हूँ। इस बात से अंदाज़ा लग गया कि वह ख़रीदा हुआ षड्यंत्रकारी था और अगर यह नहीं होता हंसराज वोहरा तो उन्हें फांसी की सज़ा नहीं होती। कुछ और मुखबिर थे, फणींद्र नाथ घोष जैसे मुखबिर भी इसमें शामिल थे, जिसकी वजह से भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई। तो फांसी की सज़ा मुकर्रर करने वाले जो मेन जज थे उनका नाम था जस्टिस जेसी हिल्टन। एक बात आपको बता दें कि भगत सिंह की ओर से वकालत करने वाले भारतीय वकील थे आशफ अली, एक कानूनी सलाहकार थे और यह बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के केस का पैरोकार भी थे। लेकिन भगत सिंह के खिलाफ जो वकील लड़ रहा था अंग्रेजी समर्थन में, उसका नाम था राय बहादुर सूर्यनारायण शर्मा। यह अंग्रेज़ों के चटुकार था, इसे राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। और जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई उस दिन कल्लू सिंह नाम का जल्लाद, जो पवन जल्लाद का परदादा माना जाता है, इसी ने ही राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी के फंदों पर लटकाया था। और जिस दिन भगत सिंह की फांसी होने वाली थी उससे 2 घंटा पहले उन्होंने प्राण नाथ मेहता, जो उन दिनों वकील थे, उनके सहयोग से द स्टेट रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक जो लेनिन की जीवनी से जुड़ी हुई है उन्होंने मंगा के पढ़ना शुरू किया। तभी जेलर के सहयोगी उन्हें जाके कहा कि आज तुम्हें और तुम्हारे सहयोगियों को फांसी की सज़ा होने वाली है। तो इन्होंने धड़ल्ले से जवाब दिया कि क्या मुझे एक अध्याय भी पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जेल में लगभग 300 किताबों का अध्ययन किया था। वे फारसी, उर्दू, अरबी, संस्कृत, बांग्ला इत्यादि भाषाओं का ज्ञाता थे। वे किताब को पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे, वे लेख भी लिखा करते थे। और जस्टिस बोल रहे हैं, वो लेनिन, कार्ल मार्क्स जैसे क्रांतिकारी विचारधारा से वो प्रभावित थे। वह साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे। वह समाजवाद के समर्थक थे। वो समतामूलक समाज की कल्पना कर रहे थे। समतामूलक समाज में होता क्या है कि समाज के नीचे से नीचे तबके के लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले, और वे वर्ग विहीन समाज की कल्पना कर रहे थे। वर्ग विहीन जिसमें किसी तरह का क्लासिफिकेशन ही ना हो, मानव जाति को सर्वोच्च स्थान मिले और एक ही जाति हो, वो मानव हो, और आर्थिक संसाधनों का समान अधिकार समाज के सभी वर्गों का हो और सबको समान न्याय मिले। इस तरह की कल्पना करने वाले युवा क्रांतिकारी नेता आज के युवाओं से वो काफ़ी भिन्न थे। और वे हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन, कार्ल मार्क्स के किताबों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने इस पर 200 से अधिक लेखें लिखी और क्रांतिकारी गतिविधियों के वजह से वे महान क्रांतिकारी बन गए। तो आइए जानते हैं एक महत्वपूर्ण घटना जो उनके जीवन को
क्रांतिकारी बनाने के लिए विवश किया वह 13 अप्रैल 1919 को हुई जालियांवाला बाग हत्याकांड था। जालियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा नरसंहार है जिसे इतिहास कभी नहीं भुला सकता है। जालियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक बाग था जहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ के लोग द्वारा धरना प्रदर्शन और जुलूस की जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू नामक वकील की गिरफ्तारी रॉलेट एक्ट के आधार पर कर लिया गया था। उन्हें छुड़ाने के लिए लोग शांति ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। तभी जनरल डायर, उन दिनों सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था जनरल डायर, इसने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। लगभग 1650 राउंड गोली चली और इसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए। और जो लोग बचना चाह रहे थे उन्हें बचने का कोई उम्मीद नहीं दिखा तो वे कुआं में कूद गए। कुओं में भी लाशों की ढेर पड़ी हुई दिखाई दी, क्योंकि अंग्रेज मरे हुए लाश को वहाँ फेंक दिया ताकि वह दम घुट करके मर जाए। तो जनरल डायर और जनरल ओ डायर दोनों में फ़र्क है, क्योंकि पंजाब का उन दिनों गवर्नर हुआ करता था जनरल ओ डायर, आया सैनिक का नेतृत्व किया था। इसी के नेतृत्व में 1650 राउंड जालियांवाला बाग में गोली चली थी। तो जनरल डायर और जनरल ओ डायर में फ़र्क है, चूँकि उधम सिंह उन दिनों जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक अनाथ बच्चा थे और उस कांड को अपने आँखों से देखा था और उसका बदला लेने के लिए वह लंदन चले गए। जनरल डायर उन दिनों मर गया था, लेकिन जनरल ओ डायर को 1940 में लंदन में अपने पिस्तौल से भून डाला और वे भी भगत सिंह के विचार से काफ़ी प्रभावित थे और भूनने के बाद वे अपनी गिरफ्तारी दे दिए। जिस तरह से नेशनल असेंबली पर बम फेंकने के बाद भगत सिंह अपनी गिरफ्तारी दिए थे। तो भगत सिंह को जालियांवाला बाग हत्याकांड काफ़ी प्रभावित किया। वहाँ लाशों की ढेर बिछी हुई थी, वहाँ से कुछ मिट्टी लेकर आए, अपनी धरती माँ का सौगंध खाकर उन्होंने कहा, इनकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और उन्होंने क्रांतिकारी विचार उनके रोम रोम में फैल गया। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और 1924 में नौजवान सभा का गठन किया, एक क्रांतिकारी संगठन नौजवान सभा। यही नौजवान सभा का विलय हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में। नौजवान सभा का मूल उद्देश्य था बम बनाने का तरीका सीखना, क्रांतिकारी विचारों को फैलाना। तो इसका गठन किए थे भगत सिंह। 1924 में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जब ये लोग काकेरी रेल यानी ट्रेन डकैती के आरोप में इन लोगों को फांसी की सज़ा हो गई, तो उनमें से मात्र एक जो सजा याफ्ता थे वो बच गए, चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और नौजवान सभा दोनों को विलय करके 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक संस्था बना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के नेतृत्व में की गई थी और यह संस्था क्रांतिकारी विचार को प्रेरित कर रही थी। लेकिन भगत सिंह का मानना था कि क्रांति की लहर खून और पिस्तौल से नहीं होती है, बल्कि क्रांति की तलवार से होती है, विचार की तलवार से होती है। उनका मानना था कि हमें वैचारिक लड़ाई लड़नी है और एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे थे जिसमें मजदूर किसानों का हित हो, समाज के निचले तबकों का हित हो और आर्थिक समानता की बात करने वाले भगत सिंह
जो एक महान क्रांतिकारी योद्धा थे, उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता है। तब भगत सिंह के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटना जिससे उन्हें एक क्रांतिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। शुरू में वे महात्मा गांधी के विचार से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन चौरा चौरी घटना के बाद ऐसा उन्होंने माना कि नॉन वायलेंस से हमारी जो देश है वह आज़ाद नहीं हो सकती है। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, थोड़ी सी उस पर चर्चा कर ले। 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस समझौता के पीछे अंग्रेज़ों का यह उद्देश्य था, क्योंकि जिस समय यह समझौता हुआ उस समय में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। गांधी की पुरजोर समर्थन में हिंदुस्तान खड़ी थी और गांधी को खुद अंग्रेज़ों ने पहली बार किसी हिंदुस्तानियों को ऑफ़र दिया समझौता के लिए। अगर गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन अपनी अहिंसात्मक नीति के वजह से और अपने जो सिद्धांत थे उसके वजह से वो झुके नहीं और हिंसा के आरोपियों को छोड़ करके बाकी जितने भी राजनीतिक कैदी थे उन्हें रिहा करने की इरविन से पेशकश की।